हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग मुगल काल पढ़ रहे थे और उसी के अंतर्गत आता है अफगान वंश। अफगान वंश की स्थापना शेरशाह सूरी ने की थी। द्वितीय अफगान वंश हम इसे कहते हैं, जिसे सूर्यवंश भी कहते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने शेरशाह सूरी के बारे में पिछले 2 पार्टों में जानकारी ली है और ये शेरशाह सूरी से संबंधित तीसरा पार्ट होगा। दोस्तों, हमने शेरशाह सूरी से संबंधित जो भी उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी, केंद्रीय शासन था, प्रशासन व्यवस्था था, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी। और दोस्तों, आज हम लोग को पढ़ना है भू राजस्व व्यवस्था। शेरशाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी हम लोग देखेंगे। भू राजस्व का मतलब दोस्तों, उसने जो कर लगाया वो कैसे लगाया, कितना लगाया, कर की क्या व्यवस्था थी उसके शासनकाल में, हम लोग यही आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हम लोग सीधे चलते हैं भू राजस्व व्यवस्था। दोस्तों, भू राजस्व व्यवस्था शेरशाह सूरी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, शेरशाह के शासनकाल की सर्व प्रमुख विशेषता उसके द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया जाना था। यानी शेरशाह सूरी के जो शासनकाल की सबसे प्रमुख विशेषता है, वो विशेषता क्या है? भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया जाना। सर्वप्रथम उसने अपने विश्वसनीय अधिकारी अहमद खां, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, अहमद खां। सर्वप्रथम उसने अपने विश्वसनीय अधिकारी अहमद खां के निरीक्षण में राज्य की भूमि की वास्तविक माप करवाई। मतलब जो भी भूमि उसके राज्य में उपस्थित थी उसका उसने माप करवाया। किसकी मदद से? अहमद खान की मदद से, जो उसके विश्वसनीय अधिकारी थे। अपने विश्वसनीय अधिकारी अहमद खान के निरीक्षण में राज्य की भूमि की वास्तविक माप करवाई कि आखिर उसके क्षेत्र में कितनी भूमि, कितने बीघे भूमि है। शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, शेरशाह ने भूमि की माप के लिए किस पैमाने का उपयोग किया था? तो गज ए सिकंदरी, गज ए सिकंदरी का प्रयोग किया था। इसमें मापन के लिए सन से बनी रस्सी का प्रयोग किया जाता था। सन से बनी रस्सी का उपयोग किया जाता था। किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को प्रारंभ किया था। पट्टा एक राजकीय पत्र होता था। पट्टा एक राजकीय पत्र होता था जिसमें उपज के क्षेत्र, उत्पादन एवं भू राजस्व की जानकारी लिखी होती थी। किसानों से कबूलियत के रूप में सहमति पत्र हासिल कर लिया जाता था। शेरशाह की लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। अब दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था प्रारंभ की थी। दोस्तों, पट्टा क्या होता है और कबूलियत क्या होता है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। तो पट्टा दोस्तों एक पत्र होता था, राजकीय पत्र होता था, जो राजा के द्वारा जारी किया जाता था। पट्टा एक राजकीय पत्र होता था जो राजा के द्वारा या जो राजा के शासन प्रशासन में काम करते थे उनके द्वारा जारी किया जाता था। उसमें भूमि का क्षेत्र, आपके पास कितने बीघे भूमि है, उसमें कितना अनाज उपज हो सकता है, कितना उत्पादन हो सकता है और कितना टैक्स पड़ेगा, ये सारी चीज़ें उस पत्र में लिखी होती थी। जो राजा पत्र देता था उसमें ये सारी चीज़ें लिखी होती थी। अब इस राजकीय पत्र को किसान के पास भेजा जाता था। तो किसान जब इसको स्वीकार कर लेता था, कबूल कर लेता था, जब इसको किसान कबूल कर लेता था या फिर इसे स्वीकार कर लेता था, तो उसे ही कहते थे कबूलियत। मतलब किसान ने यह स्वीकार कर लिया कि हाँ, हम कर देंगे, हमारे पास इतनी भूमि है। क्योंकि उसमें पूरा डिस्क्रिप्शन उसका लिखा होता था पत्र में किसान का। तो किसान जब सहमति हो जाता था, सहमत हो जाता था और ये स्वीकार कर लेता था कि हाँ, हम कबूल करते हैं, हम स्वीकार करते हैं कि हम कर देंगे, टैक्स देंगे, तो उसे बोलते थे कबूलियत। तो यानी पट्टा एक राजकीय पत्र होता था जो किसानों के पास सौंपा जाता था और जब उसमें लिखी हुई बातों को किसान लोग या जो भी मजदूर लोग होते थे वे स्वीकार यानी कबूल कर लेते थे, तो उसे कबूलियत बोलते थे। तो दोस्तों, यही था पट्टा और कबूलियत व्यवस्था। इससे क्या होता था, किसानों
को शोषण से बचा लिया जाता था। मतलब किसानों पर जो बड़े बड़े जमींदार होते थे वो कर का भार नहीं लाद पाते थे, अर्थात उनसे जबरन टैक्स नहीं वसूल कर पाते थे दोस्तों। इसीलिए कहा गया किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूल व्यवस्था को प्रारंभ किया था, कबूलियत व्यवस्था को प्रारंभ किया था। ओके दोस्तों, अब देखिए शेरशाह ने लगान व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी शुरू की। मतलब इसकी जो लगान व्यवस्था थी उसमें रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी का मतलब किसानों से प्रत्यक्ष सीधे संपर्क स्थापित किया जाता था। ऐसा नहीं था कि मतलब किसी जमींदार को कार्यभार सौंप दिया गया कि तुम जाओ किसानों से टैक्स लो। सीधे मतलब किसानों से सीधे संपर्क स्थापित किया जाता था। उससे सीधे पूछताछ की जाती थी कि आपके पास कितना खेत है और कितना आपने कर दिया, कितना आपके यहाँ उत्पादन हुआ। मतलब उससे सीधे प्रत्यक्ष बात किया जाता था। तो ये था रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब दोस्तों हम इसमें पढ़ते हैं। देखिए शेरशाह के समय लगान नगद व अनाज दोनों के रूप में देने की छूट थी, किंतु प्राथमिकता नकद अदायगी को दिया जाता था। मतलब किसान चाहे तो नगद दे दें कर या फिर अनाज के रूप में दे सकते थे, लेकिन प्राथमिकता नगद दी जाती थी कि आप नगद दें। पैसे के रूप में प्राथमिकता दी जाती थी कि आप पैसा ही दें तो ठीक है। लेकिन अगर कोई किसान है जो पैसा नहीं दे पाता है कर के रूप में, तो वो फिर अनाज ही दे सकता है। दोनों की व्यवस्था थी। शेरशाह के समय भूमि की किस्म एवं फसलों के आधार पर उत्पादन का अवसर निकलवाया जाता था। दोस्तों यही मैंने आपको बताया था कि भूमि की किस्म कैसी है। मतलब क्या वो भूमि अब उपजाऊ है, वहाँ पर ज़्यादा उत्पादन होता है, या मध्यम किस्म की है, या बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, या बिल्कुल एकदम बंजर है, कुछ उत्पादन ही नहीं होता। तो वो देख करके ही कर लिया जाता था किसान से। ऐसा नहीं कि जहाँ अनुपजाऊ भूमि है वहाँ कोई उत्पादन नहीं होता है फिर भी वहाँ पर किसानों से एकदम कर वसूल किया जा रहा है, ऐसा नहीं था। फसलों के आधार पर, हाँ भाई फसल कितनी पैदा होती है उस खेत में, ये भी देखा जाता था। उत्पादन का अवसर, यहाँ अवसर नहीं दोस्तों, यहाँ पर औसत होगा। इसको कट कर दीजिए, ये कट कर दीजिए, यहाँ पर औसत होगा। उत्पादन का औसत निकलवाया जाता था और उसके बाद उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। ये बात याद रखिए, 1/3 भाग कितना, तो 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। 1/3 भाग, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। विदित है कि मुल्तान में उत्पादन का 1/4 भाग लिया जाता था। देखिए मुल्तान में थोड़ा सा जो कर था वो कम लिया जाता था। क्यों? क्योंकि मुल्तान का एरिया जो है वो उतना फर्टाइल एरिया नहीं, मतलब उतना उपजाऊ एरिया नहीं है, इसलिए वहाँ से जो कर लिया जाता था वो 1/4 भाग लिया जाता था। मतलब थोड़ा सा कम लिया जाता था अन्य की अपेक्षा। लगान के अतिरिक्त किसानों को जरिमाना, लगान के अतिरिक्त किसानों को जरिमाना कर देना पड़ता था, जो सर्वेक्षण शुल्क होता था। मतलब जरिमाना शुल्क देना पड़ता था और महासिलाना, जिसे कर संग्रह शुल्क कहते हैं, ये दोनों नामक कर भी इसको देने पड़ते थे। भू राजस्व का 2.5% और 5% होता था। जो सर्वेक्षण शुल्क था, सर्वेक्षण शुल्क यानी जरिमाना, जरिमाना या जो ये सर्वेक्षण शुल्क था ये 2.5% था। और जो महासिलाना था या जो कर संग्रह शुल्क था वो 5% था। ये भी किसानों को देना पड़ता था। यानी जरिमाना, सर्वेक्षण शुल्क एवं महासिलाना कर संग्रह शुल्क नामक 2 कर और भी किसानों को देने पड़ते थे, जो क्रमशः भू राजस्व का 2.5% एवं 5% होता था। तो दोस्तों ये रहा शेरशाह सूरी के बारे में हमने बात किया। भू राजस्व व्यवस्था कैसी थी, उसने कर टैक्स वसूलने की कैसी व्यवस्था कर रखी थी। अब हम लोग दोस्तों पढ़ने जा रहे हैं गुप्तचर विभाग। जो इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी वो कैसा था। तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आप थोड़ा सा देख लेंगे, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। गुप्तचर विभाग एवं डाक व्यवस्था, मतलब उसने कुछ, क्योंकि राजा के जब शेरशाह सूरी का शासन था तो उसमें षड्यंत्र बहुत ज़्यादा हो रहे थे, राजा के खिलाफ विद्रोह हो रहे थे। तो उन विद्रोहों की पहले से ही जानकारी हो, इसलिए शेरशाह सूरी ने कुछ गुप्तचरों को नियुक्त कर रखा था। तो आइए हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें ज़्यादा है नहीं। शेरशाह ने उच्च कोर्ट के गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी।
ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय राजनीतिक उथल पुथल होने के कारण शासक को प्रत्येक घटना की पूर्व में जानकारी होना नितांत आवश्यक है। मतलब उस समय राजनीतिक उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो रही थी। मतलब राजनीतिक उथल पुथल का मतलब यही है कि कैसे राजा को हटाया जाए, कैसे उसके खिलाफ विद्रोह किया जाए, ये सारी षड्यंत्र उस समय हो रहे थे। तो शासक को इन प्रत्येक घटनाओं की पूर्व में जानकारी होना अत्यंत आवश्यक था। तो इसीलिए इसने गुप्तचर विभाग की स्थापना की थी। संपूर्ण राज्य में सराय, बाजारों व अन्य स्थानों पर गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। देश के प्रत्येक भाग से रोज शासक को खबर पहुंचाने के लिए इस विभाग को बड़ी संख्या में घोड़े दिए जाते थे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। मैंने इसलिए नोट्स के जैसा इसको बनाया है ताकि आपको सुविधा हो। तो गुप्तचर विभाग इतना ही, इसमें कुछ खास है नहीं। सैन्य व्यवस्था आपको यहाँ थोड़ा देखना पड़ेगा, सैन्य व्यवस्था इंपॉर्टेंट है। शेरशाह सूरी की सैन्य व्यवस्था। शेरशाह ने एक विशाल सेना का निर्माण किया था। शेरशाह ने एक विशाल सेना का निर्माण किया था। सैन्य व्यवस्था में उसने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति को अपनाया था। मतलब जो अलाउद्दीन खिलजी ने पद्धति अपनाया था, उसी पद्धति को शेरशाह सूरी ने भी अपनाया था। दाग एवं हुलिया प्रथा, इस बात को याद रखिए, दाग एवं हुलिया प्रथा। शेरशाह सूरी ने कौन सी व्यवस्था अपनाई थी? दाग एवं हुलिया प्रथा। दाग एवं हुलिया प्रथा। दाग क्या होता था दोस्तों? मतलब घोड़ों को दाग लगा दिया जाता था, उस पर घोड़ों को दाग दिया जाता था। मतलब दाग का मतलब बंदूक से दाग नहीं दिया जाता था, उस पर कोई निशान लगा दिया जाता था जिससे सैनिक घोड़ों को बदले ना। मान लीजिए जैसे घोड़े मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश, जैसे शेरशाह सूरी ने किसी सैनिक को घोड़े दिए, मान लीजिए शेरशाह सूरी ने किसी सैनिक को घोड़े दिए, तो सैनिक क्या करता था, उन घोड़ों को ले जा करके दूसरे घोड़ों से बदल लेता था। मतलब अच्छे घोड़े दे देता था और कुछ पैसे के साथ दूसरे दुर्बल घोड़े लेकर आ जाता था, जिससे क्या होता था, युद्ध में वे घोड़े शक्ति का प्रदर्शन नहीं कर पाते थे और सेना हार जाती थी। तो शेरशाह ने भी उसी व्यवस्था को अपनाया, घोड़ों पर निशान लगवा दिया कि अब आप घोड़ों को बदल नहीं सकते हैं। और हुलिया हुलिया प्रथा, मतलब सैनिकों का हुलिया भी लिखा जाता था कि कौन सा सैनिक किस तरह का दिखता है, किस तरह का कपड़ा पहनता है, मतलब उसकी हाइट कितनी है, ये सारी चीज़ें भी उस सैनिक के बारे में डिटेल में लिखी होती थी। तो यही थी दाग एवं हुलिया प्रथा, जिसको शेरशाह सूरी ने अलाउद्दीन खिलजी से उधार लिया था। हम कह सकते हैं उसी की व्यवस्था को पुनर्जीवित किया था। शेरशाह ने देखिए, शेरशाह अपनी सेना का सेनापति स्वयं था। मतलब सेना का नियुक्ति वो स्वयं करता था तथा उनकी स्वयं भर्ती करता था। सैनिकों को योग्यता के आधार पर उनका वेतन दिया जाता था। मतलब सैनिक होते थे, उनको योग्यता के आधार पर ही उनका वेतन दिया जाता था। शेरशाह ने सिपाहियों की सीधी भर्ती का सिलसिला शुरू किया, जिसके लिए हर रंगरूट के चरित्र की जांच की जाती थी। सिपाही का पूरा व्यक्तिगत वर्णन दर्ज किया जाता था। यही था पूरा व्यक्तिगत वर्णन, या हुलिया हम कह सकते हैं। मतलब उसके माता पिता का नाम, कहाँ जन्म, मतलब जैसे आज नहीं होता है आज के ज़माने में, वैसे ही शेरशाह ने भी व्यवस्था बनाई थी उसमें। तो इसीलिए हम कहते हैं शेरशाह का जो शासन व्यवस्था था, सैनिक शासन व्यवस्था, वो काफ़ी सुदृढ़ था। अब देखिए, शेरशाह की सेना में 1,50,000 घुड़सवार थे। मतलब 1,50,000 घुड़सवार, 25,000 पैदल और 5,000 हाथी, और पर्याप्त तोप खाना भी था। आप यहाँ देख सकते हैं कि शेरशाह सूरी की जो सैन्य व्यवस्था थी काफ़ी बड़ी थी, काफ़ी सुदृढ़ थी, क्योंकि उसके पास एक विशाल सेना थी। आप देख रहे हैं 1,50,000 घुड़सवार थे। मतलब घोड़े पर जो सैनिक बैठे रहते वो कितने थे? 1,50,000। और पैदल सेना कितनी थी? 25,000। 25,000 पैदल सेना उसने कम रखा था। 5,000 हाथी थे और तोप खाने भी, तो मतलब तोप भी था उसके पास। तो अब दोस्तों हम लोग चलते हैं सार्वजनिक कार्य देखते हैं। उसने कुछ सार्वजनिक कार्य भी किए।
हाँ, अब देखिए, ये ठीक है। शेरशाह ने अनेक सार्वजनिक कार्य किए। सार्वजनिक मतलब जनता की भलाई के लिए जो कार्य किए गए उसे ही सार्वजनिक कार्य के कहते हैं। ठीक है, सार्वजनिक मतलब सभी जनों के लिए, जन मतलब जनता, सभी जनों के लिए, सभी जनता के लिए जो कार्य किए जाते हैं उसे कहते हैं सार्वजनिक कार्य। तो शेरशाह सूरी ने भी अनेक सार्वजनिक कार्य किए। प्रॉब्लम, फिर वही प्रॉब्लम आ रही बार बार, चलिए ऐसे ही रहने देते हैं। शेरशाह ने अनेक सार्वजनिक कार्य किए। सर्वप्रथम कार्य अनेक सड़कों का निर्माण, मतलब शेरशाह सूरी ने कई सड़कों का निर्माण करवाया। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर सड़कों से क्वेश्चन पूछा जाता है। उनकी मरम्मत एवं यात्रियों के लिए ठहरने के लिए सराय का निर्माण करवाया। सराय क्या होता है दोस्तों, मैं अभी आपको बताऊंगा। शेरशाह द्वारा बनाई गई सड़कें प्रसिद्ध हैं, 4 सड़कें। शेरशाह ने जो सड़कें बनवाई उनमें 4 सड़कें बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। दोस्तों अभी मैं आपको सराय बताता हूँ, सराय क्या होता है। तो जो पहली सड़क है वो बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती थी। पहली सड़क बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती है। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक जाती है। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक जाती है। चौथी सड़क दोस्तों लाहौर से मुल्तान तक जाती है। चौथी सड़क कहाँ से कहाँ तक, लाहौर से मुल्तान तक। ये दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि पहली सड़क कहाँ से कहाँ तक, दूसरी तीसरी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। इसमें पहली सड़क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पहली सड़क मैं उसको एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। पहली सड़क को मैं एक बार पुनः दोहरा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। पहली सड़क बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर, बंगाल में सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाती है। अब आगे देखिए दोस्तों, शेरशाह सूरी द्वारा बनवाई गई सड़कों में पहली सड़क जो बंगाल में सोनार गांव में शुरू शुरू होती है उसे ही कहते हैं। जो पहली सड़क थी उसी को सड़क ए आजम कहा जाता है। सड़क ए आजम, जो पहली सड़क थी बंगाल के सोनार गांव से शुरू होकर दिल्ली लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जो जाती थी उसे ही सड़क ए आजम कहा जाता है। और इसे ही आगे चलकर लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड कहा। जीटी रोड मतलब ग्रांड ट्रंक रोड। आपसे पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया, जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया, तो शेरशाह सूरी ने करवाया था, जो उसकी पहली सड़क थी। और ये कहाँ से कहाँ तक जाती थी, तो बंगाल से सीधे हम कह सकते हैं पंजाब के अटक तक जाती थी। बंगाल के सोनार गांव से होकर दिल्ली लाहौर होते हुए पंजाब के अटक तक जाती थी और इसे लॉर्ड ऑकलैंड ने जीटी रोड कहा है। अब दोस्तों कह रहा है शेरशाह ने इन मार्गों के किनारे जो रास्ते बनवाए थे उनके किनारे 1700 दोस्तों, यहाँ पर 1700 होगा, ये 17,100 लिखा हुआ है, यहाँ पर 1700 होगा। 1700 1700 सराय बनवाई। सराय मतलब दोस्तों जैसे मान लीजिए ये सड़क है तो इसके किनारे रहने की कुछ व्यवस्था भी करवा देता था, ताकि जो एक प्रकार का हम कह सकते हैं अस्थायी पड़ाव, कोई व्यक्ति यदि चलते चलते थक गया या कहीं विश्राम लेना चाहता है, आराम करना चाहता है, तो इन सड़कों के किनारे सराय बनवाए थे। कुछ अस्थायी रहने का निवास या ठहरने का निवास स्थान था, इसे ही कहते हैं सराय। ये सड़क है, मान लीजिए सड़क के किनारे उसने कुछ व्यवस्था करवाई थी ठहरने की, तो वही सराय है। जगह जगह पानी एवं मस्जिदों वृक्ष की व्यवस्था करवाई, मतलब वृक्ष भी लगवाए ताकि छांव रहे। मस्जिद की व्यवस्था करवाई। प्रत्येक सराय की देखभाल एक सिकदार करता था। इतिहासकार कानूनगो ने इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। इतिहासकार कानूनगो, एक इतिहासकार थे कानूनगो जिनका नाम था, उन्होंने इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं पर इसको समाप्त करते हैं।
चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है तो बोरिंग भी हो जाता है। इसलिए आप इतना तैयार कीजिए, इसके बाद एक पार्ट और आएगा शेरशाह सूरी से संबंधित। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अकबर, जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है या मोस्ट इम्पॉर्टेंट शासक है मुगल साम्राज्य का। दोस्तों हम उसके बारे में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम शेरशाह सूरी को समाप्त कर देंगे तब। तो दोस्तों आज हम अपना लेक्चर यहीं पर रोकते हैं, और अगर आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर आपने इसके पिछले 2 पार्ट को नहीं देखा तो उसको देखने के बाद ही इस तीसरे पार्ट को देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।